दोस्तों, आज कहानियां सुनाने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारा ये चैनल 5000 से ज़्यादा लोगों से जुड़ चुका है, जिसकी खुशी में मैं आपको कुछ रियल स्टोरी से रूबरू तो करवाऊंगा ही, पर उससे पहले मैं अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कहानियां आप तक पहुंचाने में मेरी मदद करते हैं और आप हमारी की गई मेहनत को और सफल बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो कहानियों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कहानियां कहने को तो सच्ची हैं, पर हम किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते। हम तो बस आप लोगों का मनोरंजन और आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं। हम ऐसी रोमांचक कहानियां चैनल पर डालते रहते हैं, तो कहानियों को अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, आसिफ अपने दोस्त सजाद की शादी में बिहार के गांव मलबलिया में गया हुआ था। आसिफ पहली बार अपने घर से इतनी दूर गया था। वो बहुत खुश था। नई जगह और नए वातावरण का आनंद उठाने के लिए आसिफ का वहां सजाद के अलावा और कोई दोस्त नहीं था। पर सजाद तो अपनी शादी में बिजी था। वो आसिफ के साथ हर वक्त तो नहीं रह सकता था और आसिफ उस गांव में घूमना चाहता था। शादी हो जाने के बाद आसिफ ने सोचा, क्यों ना गांव के जंगलों में घूमा जाए। ठंडी हवा भी मिलेगी और गांव के लोगों के तरह तरह के घर भी देखने को मिलेंगे। ज्यादातर ऐसी जगहों पर लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है, पर आसिफ को क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। सजाद को शादी के बाद की रस्मों में उलझा देख आसिफ ने अकेले ही जाने का फैसला किया। आसिफ पूरा गांव ध्यान से देखता हुआ आगे निकल चुका था। इस वक्त वो एक सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। रास्ते पर एक आदमी तक नहीं दिख रहा था, पर इस बात से आसिफ को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गांव में अक्सर रास्तों पर लोग बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आसिफ को दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस खड़ी है। हो सकता है वो कुछ सोच रही होगी। आसिफ धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचा ही था कि वो औरत अचानक से पलटी। आसिफ कुछ देर तो उसे देखता ही रहा। वो डरा नहीं, बल्कि ये देख रहा था कि उस औरत के पूरे शरीर पर डिजाइनदार टैटू बने हुए थे, पर वो औरत एकटक बस आसिफ को देखे जा रही थी। आसिफ उस औरत के बगल से होता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। वो कहते हैं ना, जब इंसान को कुछ अजीब लगता है तो उसको बार बार देखने का मन करता है। आसिफ ने भी वही किया। 10 कदम चलने के बाद आसिफ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो औरत वहां है ही नहीं। वो वहां थी ही नहीं। वो वहां तो क्या, बल्कि कहीं भी नहीं थी। आसिफ की निगाहें और दिमाग दोनों उसे इधर उधर तलाशने लगे कि तभी उसे एक दूर खेतों में वो औरत चलती दिखाई दी। अब आसिफ को डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो औरत ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो इतनी दूर इतने कम समय में कैसे पहुंच सकती थी। कुछ और ना सोचते हुए आसिफ वहां से हाफता डरा हुआ वापस घर की ओर भागा। घर पहुंचने के बाद डरते हुए वहां सजाद को और उसके सभी दोस्तों को यह बात बताई तो सबने हंसकर उसका मजाक बना दिया। कि तभी आसिफ के पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ घर में आया और आसिफ को देखकर बोला कि वो तुम ही थे जो भागकर यहां आए हो। आसिफ ने कहा, जी, पर मैंने जो देखा इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। उस आदमी ने सबको यकीन दिला दिया कि आसिफ सच कह रहा है और आसिफ को 3 दिन इस घर में ही रुकने को कहा। उसके बाद ही वो अपने घर जा सकता है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। पर आसिफ इन चीजों पर विश्वास कम रखता था। और दूसरा, एक दिन बाद उसका एग्जाम था। उस आदमी की बात न मानकर आसिफ अगले दिन चुपचाप वहां से निकल गया। और हैरानी की बात यह थी
कि उसी रास्ते से होकर जाना था और कोई रास्ता था ही नहीं। आसिफ तेज कदमों से चल रहा था। पूरे रास्ते उसे कोई नहीं मिला और मन ही मन उस आदमी को कोसता रहा कि सब बकवास है, कोई कुछ नहीं होता, सब बकवास बातें करते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। आसिफ गांव की उस रोड पर पहुंच चुका था जहां से उसे बस अड्डे के लिए वाहन मिल सकते थे। थोड़ी ही दूर आसिफ को एक ऑटो वाला दिखा। आसिफ जल्दबाजी में अंदर बैठ गया और बगल में जब किसी और के होने का एहसास हुआ तो आसिफ को लगा कि ये भी शायद बस अड्डा ही जा रहे होंगे। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही आसिफ ने उसकी तरफ देखा तो आसिफ को ऐसा लगा कि उसके पास बोलने या चिल्लाने के लिए गला है ही नहीं। सामने वो ही औरत बैठी थी, पर इस बार वो जैसे ही मुस्कुराई तो आसिफ बेहोश हो गया। और जब आसिफ की आंखें खुली तो खुद को गांव के उसी रास्ते पर पाया जहां पहली बार उसने उस औरत को देखा था। आसिफ चिल्लाना चाहता था पर आवाज दब चुकी थी। आसिफ भागना चाहता था पर पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। आसिफ को अंदर से रोना आ रहा था। उसको अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी कि तभी अचानक से वो औरत आसिफ के पास बहुत तेजी से दौड़ती हुई आई और जैसे ही आसिफ को पकड़ने ही वाली थी कि तभी आसिफ की आंखों पर अंधेरा छा गया। पर वो मरा नहीं था। जब आसिफ की आंख खुली तो वह सजाद के घर पर था। उसकी जान उसी बूढ़े आदमी ने बचाई थी जिसने उसे 3 दिन तक घर से बाहर जाने से मना किया था। और तो और उस आदमी ने यह भी बताया कि अगर वो ठीक समय पर आसिफ को उस काले पर्दे से ना ढकता तो शायद आज वो जिंदा ही ना होता। आज आसिफ का मानना है कि कुछ तो है जिसे बयां करने से भी वो डरता है, मना करने से भी उस चीज को मानता है। चलिए एक नजर दूसरी कहानी पर डालें। जतिन की नई नई शादी हुई और अपनी बीवी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया और खुशी खुशी दोनों अपनी जिंदगी गुजारने लगे। पर न जाने क्या हुआ, एक रात जतिन के कानों पर एक आवाज लगातार आ रही थी। उसे लगा कि शायद रेखा कुछ काम कर रही होगी। यही सोच वो आराम से सो गया और सुबह उठकर जब उसने पूछा कि तुम रात को क्या कर रही थी तो रेखा ने कहा, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। जतिन ने भी बात आई गई कर दी और काम पर चला गया। 1-2 दिन ठीक रहा, पर फिर एक दिन कानों में आवाज दोबारा आई और जतिन परेशान होकर चुपचाप बैठ गया और अंधेरे में ध्यान से देखने लगा। और उसने जो देखा उसे देख जतिन की सांसें कांप उठी। उसने देखा कि रेखा के बाल खुले हैं और वो धीरे धीरे सर को घुमा रही है। यह देखकर कोई भी घबरा सकता है और जतिन तो वैसे भी वहां अकेला ही था। पर वो चुप रहा और कुछ नहीं बोल पाया। रेखा भी चुपचाप सो गई, पर जतिन पूरी रात ना सो सका। और सुबह जब उसने पूछा कि तुम रात को क्या कर रही थी, पर जवाब ने जतिन को अंदर से तोड़ दिया। जवाब वही था कि कुछ नहीं। यहां दोस्तों 2 बातें थी। एक तो कभी कभी सामने वाला सही होता है, पर न जाने हम समझ ही नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। और दूसरा कि सब हमारे आंखों के सामने हो रहा होता है और सामने वाला झूठ बोल दे। तो दोस्तों इन दोनों के बीच फंसा आदमी करे तो क्या करे? आप ऐसे में क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जतिन को रेखा के दिए जवाब ने थोड़ा अंदर से झंझोड़ दिया था। इसके बाद कुछ दिन तक ऐसा नहीं हुआ तो घर में माहौल ठीक होने लगा। पर कब तक? जब तक इंसान परेशानी का हल नहीं ढूंढता, परेशानियां खत्म तो नहीं हो जाती।
ऐसा ही एक रात रेखा ने पूरी तरह रात को अपना वो रूप दिखाया जिसको देख जतिन तो क्या कोई भी इंसान होता तो डर के मारे बेहोश हो जाता। जतिन ने देखा कि रेखा अपने सर को लगातार जोर जोर से घुमाकर अजीब आवाजें निकाल रही थी, पर जतिन चुप रहा और जैसे कि तैसा पड़ा रहा और ना जाने अपने मन में कई सवाल लिए वो क्या क्या सोचने लगा। ये रात भी जतिन की ऐसे ही निकल गई और इन हरकतों से परेशान जतिन ने एक दिन बिना कुछ सोचे समझे रेखा की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे जाकर एक तालाब में बड़े से पत्थर से बांधकर डुबा दिया। जतिन ऐसा करना नहीं चाहता था और उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। इसके बाद जतिन ने दूसरी शादी कर ली और यही सब कुछ उसकी पत्नी मेघा के साथ भी होने लगा। ये देख जतिन का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा, पर मौत का दुख वो जान चुका था। ये देखकर उसे रेखा की याद आ गई, पर अब वो गलती नहीं कर सकता था। जतिन ने एक पंडित को घर पर बुलाया। पंडित ने घर में घुसते ही जतिन को बाहर आने को कहा। पंडित ने उसे बताया कि तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इस घर पर किसी प्रेत का साया है। वो तुम्हें नुकसान तो नहीं करेगी, पर यहां रहने भी नहीं देगी। वो साया किसी औरत का है। तुमने इस घर में आने से पहले पूजा भी नहीं करवाई, पर चिंता मत करो, अच्छी रूहें मान जाती हैं। जतिन को यह जानकर बहुत अफसोस हुआ। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इंसान भी कभी कभी कितना खुदगर्ज हो जाता है। सदियों से चली आ रही वो कहावत आज भी याद आती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर किसी की जान की कीमत लगाकर नहीं। हर इंसान को अपने साथी की मदद करनी चाहिए, ना कि जान लेकर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां अच्छी लगी होंगी। इसे लाइक और शेयर करके हमें और कहानियां बनाने की प्रेरणा देते रहें। तब तक के लिए बाय 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 बाय।